स्टूडेंट, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। एसएससी की तैयारी के लिए जुड़ी है हमारे चैनल से। आज हम एसएससी का मैथ शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। कर्मचारी चयन आयोग, हिंदी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब एसएससी की ही वैकेंसी हैं। ऐसी CHSL, CGL, ठीक है, मैट्रिक लेवल CHSL, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एसएससी में जो मैथ होता है 6 से लेके, ये मान के चलो कि 6 से लेके जितनी भी NCERT बुक हैं, 6 से ही नहीं, फर्स्ट क्लास से जितनी भी NCERT बुक्स हैं, उन सब का मैथ का सार यही है। यदि आपने इस मैथ को पढ़ लिया तो समझो पूरा मैथ आप पढ़ चुके हैं, और आपका ऐसा कोई सी भी कंपटीशन नहीं होगी जिसमें कोई भी मैथ का क्वेश्चन आए और आप सॉल्व ना कर सको, यदि आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो यदि आप भी इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको चैप्टर वाइज डेली अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या पद्धति, पहला अध्याय है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये परिभाषाएं दी हुई है। महत्व क्या होता है, ठीक है, प्रश्नों की व्यापकता, हल करने का मूल मंत्र, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, ये लोग तो आप 6 क्लास में पढ़े होंगे। प्राकृत संख्याएं गिनती गिनने वाली संख्याएं, और सम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, इट्स मीन दो, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से विभाजित न हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उन सभी वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से काउंट की जाएंगी, ठीक है। पूर्णांक चिन्हों के साथ लिखी हुई संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। कुछ संख्या होती हैं जैसे कि धनात्मक होती है, उनके आगे धन का चिन्ह नहीं लगा होता, लेकिन उसे भी पूर्णांक ही कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर पूर्णांक लिखे हुए हैं। आवाज संख्या, पूर्णांक संख्याएं जो संख्या चिन्हों के साथ लिखी जाएं, ठीक है, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। जैसे कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके आगे धन का चिन्ह नहीं लगा होता है, लेकिन उन्हें भी पूर्णांक कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर 0 भी एक पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक है, इन्हें भी पूर्णांक है। ये ऋणात्मक, ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या, इसे रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। वे संख्याएं जो खुद के अलावा और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा। 3 है, 3 में अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल 3 का जाएगा और खुद का जाएगा, मतलब कि खुद का जाएगा और 1 का जाएगा, ठीक है। वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा केवल 1 का भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, इससे जैसे कि 13, 17, ठीक है, 19, जिन संख्याओं का 1 के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं यदि किसी संख्या का 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या अभाज्य है, मतलब कि उस संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा सकता। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, ठीक है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी, उन्हें कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य, 2 संख्या में 1 के अलावा ओवरनिष्ठ नहीं हो, मतलब कि वही बात है जिसमें 1 के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, उन्हें सहभाज्य कहते हैं। भाज्य संख्याएं, मैं ये बता चुकी हूँ, जिन संख्याओं में खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है तो उसका मतलब वो संख्या भाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 6, 2, 4, 6, 9, 14, 15,
4 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है, 4 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा यहाँ पर दूसरी संख्या है 2, उसका भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये भाज्य है। ये सभी संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इसमें खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाएगा। आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकें। जैसे ये सभी परिमेय संख्या हैं, ठीक है। ये लाइन जो होती है ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं और इस लाइन से नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। जो संख्याएं अंश बट्टे हर में लिखी हों उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर इज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं जिसका हर का मान 0 होगा उसे हम अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। और जैसे यदि किसी संख्या का परिमेय संख्या है उसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, या उसके गुणनखंड करेंगे तो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती मतलब यदि किसी संख्या को दशमलव भिन्न में हम चेंज करेंगे तो वो अशांत होगी, अशांत आवर्ती, बार बार वही संख्या आती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हम ले लें, अगर मान लो हमने यही संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 17/26, ये तो परिमेय है ही। जैसे यहाँ पर √2 है, इसका मतलब 2 का वर्गमूल, जब हम 2 का वर्गमूल गुणन भाग से करेंगे तो इसका जो मान होगा, ठीक है, दशमलव में जो मान होगा वो अशांत आवर्ती होगा, कभी भी शांत नहीं होगा, बार बार वही संख्या रिपीट होती जाएगी। आगे देखिए, जैसे कि आप भाग से गुणनखंड पहले सीख चुके होंगे क्लास 7th 8th में, ये इससे रिलेटेड सवाल होते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। पूर्णकालिक संख्या, अगर किसी संख्या में n के सभी भाजकों का योग, कोई संख्या है, ठीक है, उसे छोड़कर उसके सभी जो भाजक हैं, भाग जाने वाली संख्याएं हैं, उनका योग दी गई n के बराबर होगा, मतलब जो संख्या दी होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसी संख्या को पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 के गुणनखंड क्या कौन कौन हो सकते हैं? 1, वो हो ही जाएगा, ठीक है। और 6 के अलावा, ठीक है, 2 2 3 6, 3 दूनी 6, तो इनका जब हम योग करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, तो जिसका गुणनखंड करेंगे उसके ही बराबर होगा, इसलिए उस संख्या को हम कहते हैं पूर्वकालिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिश्रित संख्याएं दी हुई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्याएं, जो संख्याएं चर संख्याएं और अचर, मतलब कि बीजगणित में अक्षरों को यूज़ किया जाता है, उसके अक्षरों के माध्यम से किसी प्रश्न को हल किया जाता है, तो उन्हें जब हम यूज़ करते हैं अक्षरों को तो उसे कहते हैं चर संख्याएं, और जो अंक यूज करते हैं बीजगणित में उसे बोलते हैं अचर संख्याएं। तो उन दोनों संख्याओं को, अचर और अचर को जोड़कर एक कोई संख्या बनती है तो उसे हम कहते हैं मिश्रित संख्या। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 + 5i लिखा है, तो ये एक मिश्रित संख्या है, यहाँ पर अंक भी है और अक्षर भी है, मतलब अचर संख्या है और चर भी है, इसका मतलब ये मिश्रित संख्याएं कह सकते हैं हम। योगात्मक तस्मक क्या होता है? योगात्मक तस्मक मतलब होता है यदि किसी संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ें जिसका मान जो है वही रहना चाहिए। माना कि यदि हम 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जिससे उसका मान वही 5 ही रहना चाहिए, तो वो होगा 0। यदि किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ेंगे तो उसका संख्या का मान वही रहता है, ठीक है। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, तो 0 को ही हम योगात्मक तस्मक कहते हैं, ठीक है। योगात्मक तस्मक, एडिटिव आइडेंटिटी।
योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का विलोम या विपरीत, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ये कहूँ कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका मतलब है 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 5, ठीक है। 5 का ऋणात्मक ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 5, ठीक है। योगात्मक वो होता है यदि धन में पूछी जाए संख्या तो उसका ऋण में हो जाएगा, ऋण की संख्या का पूछा गया तो धन में हो जाएगा। ऐसे ऋण 6 का योगात्मक प्रतिलोम तो उसका 6 हो जाएगा, धन 6। तो उम्मीद करते हैं ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं अब उनको हम हल करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशन दी हुई है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उन संख्याओं को हम देखते जाएंगे, ठीक है। जो भी डेफिनेशन है, कुछ भी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता चुके हैं। अब ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से, 4 से, 5 से, ये सब आपको आता होगा, तो इसे रिवाइज आप खुद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एसएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट परीक्षाएं हैं, तो उनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी इस किताब में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये टाइप 1 और टाइप 2 इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है? यहाँ पर ये मतलब नीचे जो भिन्न दी हुई है इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये हमें छांटना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सी छोटी भिन्न है सबसे। तो इसका हम राइट आंसर कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है, अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है। यही जो हमने नोटबुक में लिख रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर 33/52। अब यहाँ पर यदि आप सीधे सीधे किसी संख्या को दशमलव भिन्न में चेंज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है, इन्हें नहीं हल करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। 9/13। अब इसे हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0, उसके बाद दशमलव, दशमलव से यहाँ पर एक बिंदी बढ़ जाती है, ठीक है। अब 13 का भाग देंगे हम 90 में, 90 से विभाजित करेंगे 13 को, 13 छिंग 78, ठीक है। इस तरीके से आप, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 0 दशमलव रख लिया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 13 छिंग 78। अब 90 से 78 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 12, ठीक है। अब ये दशमलव यहाँ पर रखा है इसलिए यहाँ पर एक और 0 घटाने के बाद, संख्या घटाने के बाद 0 ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब फिर 13 का भाग हम 120 में देंगे, ठीक है। 13 निम्मा, यहाँ से ली, यहाँ से यहाँ पे हो गया 10, 10 में 7 गए, 3 बचे, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया जाएगा। फिर 13 को 30 को 13 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 13 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 30 से ज़्यादा ना हो जाए। 13 दूनी 26, कितना बचेगा यहाँ पर? 4, 13 तिया, यहाँ पे फिर 0 बढ़ गया था, ठीक है, दशमलव की वजह से। 13 तिया 39, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पर जितनी भी संख्या है ये अशांत आवर्ती है, मतलब कि कभी भी ये शांत नहीं होगी, शेष बचता जाएगा, हम एक शून्य बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा था तो यहाँ पर एक दशमलव की वजह से शून्य बढ़ गया। अब 13 का भाग 10 में जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक
शून्य रखेंगे यहाँ पर 100 हो जाएंगे। इस तरीके से कभी ये शांत नहीं होगी। तो प्रत्येक जितनी भी पर में संख्या दी हुई हैं, जितनी भिन्न दी हुई हैं, प्रत्येक का दशमलव 4 अंकों तक हम मान निकालेंगे। 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंकों तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आया था, 9/13 का था 0 ये 6923 6923। अब प्रत्येक संख्या का, इन तीनों का भी हम इसी तरह से मान दशमलव भिन्न में निकालेंगे। ठीक है, 17/26। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको फिर से 26 का भाग देना है। 17 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कर देती हूँ। अगर मैं ऐसे धीरे धीरे बताऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। 0 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 170, 6 बार भाग जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे संख्या को, फिर ऐसे 5 3 और 8, 4 अंकों तक हमने इसका भी मान निकाल लिया। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे 26 का भाग देना है 17 में, इस तरीके से 17 में। ठीक है, ये दशमलव रखेंगे, अब 70 हो गए। अब 26 का भाग 17 में देंगे। इस तरीके से आप करते हैं, जिस तरीके से इसको हमने हल किया था, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान ये हो गया। अगली संख्या है 28/39। इसको भी हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0.7179। अगली संख्या है 33/52। इसको भी हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो इसका मान कितना होगा, 52 का भाग देना है 33 में, जाएगा नहीं। दशमलव से पहले 0 रखते हैं। ठीक है, ये दशमलव रहा और ये 0। अब हम भाग करेंगे, तो इसका 6 बार, फिर 3 बार, फिर 4, फिर 6। तो इसमें जितनी भी संख्या को हमने दशमलव भिन्न में बदला, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो इनमें से दशमलव के बाद 2 अंक जो हैं आगे वाले, वो किस भिन्न के ज़्यादा हैं। यहाँ पर 69 हैं, 65, 71 और 63। सबसे कम किसके हैं, तो यहाँ पर 0.63। यहाँ पर भी 71 है, 65 है और यहाँ पे 69 है। तो सबसे कम कौन सी भिन्न के हैं, यहाँ पर इसके 33/52। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 33/52। यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हुए थे 33/52 यहाँ पर दिए हुए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33/52। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33/52। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी इसी तरीके से हल करेंगे। प्रत्येक भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है और हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। कैसे पता चलेगा, कि जिस संख्या का पहला, दूसरा या तीसरा अंक जितने भी होते हैं, आगे वाले 2 अंक देख सकते हो आप, इसके सबसे कम होंगे दशमलव के बाद, वही संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसके ज़्यादा होंगी वो सबसे बड़ी होगी। अगर ये पूछा जाता कि इन्हीं चारों संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम कैसे याद करते, जिस संख्या का दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा मान होता। यहाँ पर देखिए 63, 65 और 69। सबसे ज़्यादा किसका है, 71। इसका मतलब 28/39 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, 28/39 सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। 28/39 सबसे बड़ी हो जाती है और ये सबसे छोटी है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर कुछ सवाल दिए हुए हैं जिस संख्या को हमें भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ पर ये भी इस टाइप का है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर कमेंट बताने हैं कि आपका राइट आंसर क्या है। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इन संख्याओं को हमें ये जो दशमलव भिन्न है इन्हें साधारण भिन्न में बदलना है, तब हमें ज्ञात होगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए यहाँ पर इस
को भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इन्हें कैसे करना है। यदि कोई दशमलव भिन्न है तो उसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर है 0.9, ठीक है, तो इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो पहले तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने हम नीचे 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 लगा दिया तो हो गया 10। अब इसका मतलब ये दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा हमारा सही 9/10, ठीक है। अब यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं बार, मतलब कि यही संख्या बार बार दोहराई गई जाती होगी, इसलिए यहाँ पर 9 पर बार लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पर 0.9 इस पे बार है तो इसका मतलब ये होगा, तो यहाँ पर 9 9 कई बार होगा, ठीक है, 9। इसका मतलब इसे भी हम यदि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दशमलव के 2 अंक तो 100 हो गया। अगर हम डायरेक्ट ये पता करना चाहिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं लगा है, मतलब कोई संख्या शांत आवर्ती है, शांत दशमलव भिन्न है, तो वही सबसे बड़ी दशमलव भिन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पर बार नहीं लगा और सब पे बार लगा है, मतलब कि जितनी बार इनका मान निकाला गया होगा वही संख्या दोहराई गई होगी। यहाँ पे 999 आ रहा होगा और यहाँ पे 090909, ठीक है, यहाँ पर भी 09। इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये, क्योंकि ये शांत आवर्ती है इसलिए ये सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। इसको भी पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और दूसरा ये भी उसी टाइप का है। आपको प्रत्येक भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।